नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, देश की जनता ने एक निर्णय दिया था। 2014 में निर्णय दिया था। भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी की सरकार दी थी। 2019 में एक निर्णय दिया था, भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी को सरकार दी थी। और उसके बाद ओम बिरला साहब ने लोकसभा के अंदर और धनखड़ साहब ने राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से चलाया था लोकसभा और राज्यसभा को, वो बिल्कुल स्वच्छंदता और एक प्रकार की ऑटोक्रेसी का प्रारूप था, जिसको हमने देखा था। हमने देखा था किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों पे कैमरे नहीं फोकस होते थे, उनकी आवाजों को म्यूट कर दिया जाता था। जब वो देश की जनता की कोई बात करते थे तो उनको बात नहीं करने दी जाती थी। किस प्रकार से सांसदों को सस्पेंड किया जाता था, एक्सपेल किया जाता था। हमने देखा था पिछले 10 साल के अंदर किस प्रकार से बड़े बड़े कानून, महत्वपूर्ण कानून, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो आईपीसी और जो सीपीसी है उसका जो चेंज किया गया है उसके बारे के कानून हो, वो सारे कानून किस प्रकार से आनन फानन में राज्यसभा और लोकसभा में पारित किए गए थे और किस प्रकार से विपक्षी दलों की आवाज को अनसुना कर दिया गया। ये हमने 10 साल देखा था। लेकिन उस समय हम लोग ये मानते थे कि चलिए ठीक है, देश की जनता ये चाहती है, देश की जनता इसी प्रकार का राज्य चाहती है, देश की जनता इसी प्रकार का ऑटोक्रेसी चाहती है कि ऐसे ही मोदी जी देश की सरकार को चलाएं और विपक्षी आवाज को न सुने और देश की जनता की आवाज को न सुने। लगता था 2014 और 19 के चुनाव के बाद। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो देश की जनता ने सारे इधर उधर के मुद्दों से उठकर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से उठकर, पाकिस्तान के मुद्दे से उठकर, लाल आंखों से उठकर, बाकी चीजों उठकर देश की जनता ने यह निर्णय लिया कि हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए जो हमने 2014 से देखी थी। हमें संविधान के अनुरूप चलने वाली, लोकतांत्रिक मान्यताओं का निर्वहन करने वाली सरकार देश के अंदर चाहिए। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक मैंडेट दिया कि 240 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी और 234 सीटें उन्होंने इंडिया अलायंस को दी। तो करीब करीब बराबर की स्थिति थी और 60-65 सीटें उन्होंने इस प्रकार से दी कि ये लोग अपने विवेक का उपयोग करेंगे और चाहे ये इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, चाहे ये इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, लेकिन देश के अंदर जो संविधान है और लोकतंत्र की मर्यादाएं उनका पालन होगा। ऐसा देश की जनता ने संदेश दिया था। लेकिन लगता यह है कि देश की जनता का यह संदेश सत्ता पक्ष ने नहीं सुना, यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। उन्होंने उसी प्रकार से 2024 के बाद, 4 जून के बाद वैसे ही सरकार चलाने का प्रयास किया जैसे उन्होंने 2014 से 19 या 2014 से 2024 तक चलाया था, जब वो कहते थे कि साहब ये मोदी सरकार। जबकि वास्तविकता यह है, देश की जनता ने जो निर्णय दिया है ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और इस एनडीए सरकार में अगर चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें तो ये धरधरा के 2 मिनट के सरकार गिर जाएगी। लेकिन मोदी जी मैसेज ये देना चाहते हैं देश की जनता को कि वैसी ही सरकार है जैसे हमने स्वच्छंदता से और ऑटोक्रेटिकली ये सरकार को चलाया था, वैसे ही मैं सरकार को चलाऊंगा। उन्होंने सारे उन्हीं मंत्रियों को उन्हीं विभागों में बिठाया जो उनके पुराने विभाग थे, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो और जयशंकर साहब हो, निर्मला सीतारमण। उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, पुरानी फाइलें कोई नया आदमी नहीं खोलेगा, जिस फाइलों में जिसने जो घपड़ चौथ कर रखी है उसको वही आगे बढ़ाएगा। देश की जनता के सामने चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जब लोकसभा के स्पीकर के पद की चुनाव की बात हो रही थी तो यह सोचा गया था कि शायद मोदी जी ने देश की जनता का संदेश सुन लिया होगा और या तो वो चंद्रबाबू नायडू के व्यक्ति को स्पीकर बना देंगे या वो किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर बनाएंगे जो कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेगा। लेकिन मोदी जी ने वही पुराना हट जो उनका 2014 और 19 वाला हट था, 2024 तक का उनका हट था, जब उनका
बिल्कुल एक छत्र राज्य देश के अंदर चला करता था, उन्होंने ओम बिरला साहब को दोबारा स्पीकर बना दिया। कैंडिडेट के सुरेश साहब को अपोजिशन ने भी खड़ा किया, इंडिया अलायंस ने खड़ा किया, लेकिन पुरानी मर्यादाओं को देखते हुए ध्वनि मत से ओम बिरला साहब अध्यक्ष चुन लिए गए और के सुरेश साहब नहीं चुने गए। लेकिन ओम बिरला साहब से ये सोचा गया था, ये माना गया था, लोगों ने ये आशा लगाई थी, क्योंकि ओम बिरला साहब को भी मैसेज मिल गया था कि उसकी बड़ा विरोध हुआ था जिस प्रकार से उन्होंने संसद को चलाया था और जिस प्रकार से बिल पारित कराए थे और कानून बनवाए थे, और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी देश की सरकार को चलाया था, अग्निवीर लेके आ गए थे, किसान बिल लेके आ गए थे, मोटर व्हीकल एक्ट लेके आ गए थे, बिना चर्चा के लेके आ गए थे, बिना स्टेक होल्डर से बात करे हुए लेके आ गए थे। और देश के अंदर जब उनकी बहुत उग्र प्रतिक्रिया हुई थी तो वो सारे के सारे कानून उन्होंने वापस ले लिए थे, चाहे वो किसान कानून हो। अभी खैर अग्निवीर तो वापस नहीं लिया, मोटर व्हीकल एक्ट। इसका मतलब यह है कि जनता से बिना राय लिए हुए आप कानून बनाएंगे, धक्के से राज्यसभा लोकसभा में उसे पारित कराएंगे, विपक्षी दलों के आवाज को नहीं सुनेंगे, उन्हें संसद से एक्सपेल करेंगे, सस्पेंड करेंगे और फिर कानून बना देंगे जिस कानून का विरोध बाद में होगा, और फिर उसके बाद लोगों को परेशान करने के बाद उन कानूनों को आप वापस ले लें। लेकिन अभी 3 दिन की कार्यवाही में ही ऐसा लगता है कि ना तो माननीय मोदी जी ने कोई लेसन लिया है और ना ओम बिरला साहब ने कोई मैसेज लिया है, ना धनखड़ साहब ने कोई मैसेज लिया है। वो उसी प्रकार देश की सरकार को चलाने का, संसद को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जैसा उन्होंने पिछले 10 साल किया है। पिछले 10 साल तो चलिए लोकसभा में कोई लीडर अपोजिशन नहीं था, अब तो राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है और लीडर अपोजिशन ये कह रहा है लोकसभा के अंदर कि इस समय देश के सामने एक बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई है, एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है कि जब देश के 24 लाख युवा बच्चे नीट परीक्षा में परेशान हैं, यूजीसी नेट में 10 लाख बच्चे परेशान हैं, फिर नीट पीजी में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद इस पे अगर लोकसभा में एक संयुक्त बयान जारी करे सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिससे देश के बच्चों को लगे कि ये जो देश के अंदर संसद के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये केवल पेंशन लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, कैंटीन में बढ़िया खाना खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये देश की जनता की आवाज भी है और देश की समस्याओं से इनको कुछ सरोकार भी है। लेकिन स्पीकर महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया तुरंत। ये नई नई प्रक्रिया है, अभी तो अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसके बाद बात करेंगे। अरे ये आपातकालीन स्थिति है, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस चीज से परेशान है। पहले आपने चलिए चिंता नहीं की, जब अग्निवीर योजना लाए देश के बच्चों के साथ आपने अन्याय कर दिया, आपने जनता की आवाज नहीं सुनी, अग्निवीर पे चर्चा नहीं कराई, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई मंत्री जी या मोदी जी ने उसमें बात नहीं कही। जब किसानों का आंदोलन 13 महीने चला तब भी आपने कोई उसमें डिस्कशन नहीं कराया, डिटेल डिस्कशन नहीं कराया। तो इसका मतलब ये आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने किसानों की आवाजें नहीं सुनी, 13 महीने तक दिल्ली के आसपास किसान बैठे रहे, आपने उनकी आवाजें नहीं सुनी, उनके रास्तों में आपने बोल्डर्स लगा दिए, पुलिस बिठा दिए, सशक्त लोग बिठा दिए, कीले गाड़ दी, उनकी आवाजें नहीं सुनी। पंजाब के किसान जब दिल्ली आना चाह रहे थे, उनके रास्ते में आपने कीले गाड़ दी, बोल्डर्स लगा दिया, आपने उनकी आवाजें नहीं सुनी। और उनकी आवाजें तो क्या नहीं सुनी, आपने तो संसद के अंदर विपक्ष को बोलने में नहीं दिया, बल्कि आपने देश के संसद को, देश की जनता को एक प्रकार से चैलेंज कर दिया। जब आपने टेनी महाराज, जिनके बेटे ने लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को कुचल के मार दिया अपनी जीप से, आपने उनको गृह राज्य मंत्री के पद से नहीं हटाया, उसके बाद आपने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दे दिया। माने आप चैलेंज करते हैं देश की जनता को और विपक्ष को। ये तो लखीमपुर की जनता को धन्यवाद है, उन्हें प्रणाम है, उन्होंने टेनी महाराज को इलेक्शन हरा दिया। माने देश की जनता हर चीज समझती है, समझने का प्रयास करती है और उसके बाद वोट देते समय उस चीज का ध्यान रखती है। देश के पदक विजेताओं के सामने जिस प्रकार से जब उन्होंने अपनी मनोस्थिति बताई थी और बहुत सारी बेटियों ने एक साथ पॉस्को एक्ट के तहत इस पे आरोप लगाया था, तो जिस पे आरोप लगाया था उसको तो आपने दंडित नहीं किया, लेकिन इन लड़कियों को दंडित कर दी। ये लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी रही, मैं भी 2 बार वहां गया,
मैंने भी उनके साथ सहानुभूति की है, क्योंकि देश की बेटियों के साथ और देश की पदक विजेता बेटियों के साथ जिस प्रकार से हुआ था, उससे मेरा जो बुजुर्ग का मन है वो बहुत ज्यादा परेशान था और मैं व्यथित था। लेकिन उन बेटियों को आपने सड़कों पे घसीटा, उनके गर्दन पे आपने बूटों से उनको रौंदा, और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आपने पुरस्कृत कर दिया, उसके बेटे को आपने पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। इसका मतलब यह है कि आप देश के लोकतंत्र और संविधान पे कोई मर्यादा का पालन नहीं करना चाहते हैं। आप देश की जनता को चैलेंज करना चाहते हैं कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। मेरे पास चुनाव आयोग है, मेरे पास ईडी है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है, मैं उसको भी मैनिपुलेट कर लूंगा, मैं उसको मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी आवाज को नहीं सुनूंगा। और न केवल मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं संसद के अंदर भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा। अब आप सोचिए, देश की लोकसभा के अंदर बरेली के एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लोकसभा के सभापति उन्हें टोकते नहीं है, जबकि वो संविधान के विरुद्ध है। हमारा देश एक सेक्युलर देश है संविधान के अनुसार। यहां हिंदू राष्ट्र की बात कोई नहीं कर सकता, मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं कर सकता, सिख राष्ट्र की बात नहीं कर सकता, यहां दलित राष्ट्र की बात नहीं कर सकता। यह राष्ट्र समावेशी राज्य है जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय और जातियों का सम्मान। लेकिन ये संविधान के विरुद्ध कहा बरेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सभापति महोदय ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन कहा, सभापति महोदय ने कुछ नहीं कहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब शशि थरूर साहब जय संविधान कह के जा रहे थे, तो उन्होंने जय संविधान कहने पे आपत्ति जाहिर की, सभापति महोदय। माने उन्हें हिंदू राष्ट्र से कोई परेशानी नहीं है, उनको जय फिलिस्तीन से कोई परेशानी नहीं है, जय संविधान से परेशानी। जबकि संविधान, हमारा देश का संविधान जो है, ये हमारे देश की सबसे सर्वोच्च पुस्तिका है, जिसकी वजह से हम देश के अंदर सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और हर अधिकारी के, हर पद में बैठे वाले आदमी के कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, और सब संविधान अनुसार उनका निर्वहन करते हैं। और जब दीपेंद्र हुड्डा ने, जो रोहतक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और करीब 2.5 लाख वोट से जीते हैं, उन्होंने कहा कि महोदय इस प्रकार से जय संविधान कहने पे आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए थी, तो किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया दीपेंद्र हुड्डा जी को ओम बिरला जी द्वारा। ये संसदीय परंपराओं और संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। संसद के अंदर माननीय सदस्य कह के लोगों को उद्बोधित किया जाता है, और केवल दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि जय संविधान कहने पे जो आप आपत्ति प्रकट कर रहे हैं मान्यवर, ये गलत है, और उसके बाद उनको जिस प्रकार बेइज्जत किया गया और अपमानित किया गया। मेरे ख्याल से ओम बिरला साहब अपने मालिक को खुश करने के लिए, जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है, सारी संसदीय मर्यादाओं का पालन करने से बच रहे हैं। जैसे पप्पू यादव ने भी कहा, जब उन्होंने शपथ ली और किरण रिजिजू ने उनको टोकने का प्रयास किया, तो पप्पू यादव ने भी कहा, मैं किसी के कृपा से बना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री नहीं हूं, मैं अपने बल पे जीत के आया हूं, इंडिपेंडेंट जीत के आया, और 5वीं बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा समझने लगे हैं कि जैसे उन्हें जनता की आवश्यकता नहीं है, जनता के सामने उनको अपने चरित्र को स्वच्छ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, तो वो जो चाहेंगे करेंगे। तो ये तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का और संविधान का पूरा खुलेआम उल्लंघन है। और इस चीज पे अगर कहा जाता है, पहले स्पीकर महोदय से कहलाया जाता है, फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहलाया जाता है, इमरजेंसी की बात की जाती है, तो इमरजेंसी में तो इतनी बुरी हालत नहीं थी। इमरजेंसी में तो लिंचिंग नहीं होती, इमरजेंसी में महंगाई की स्थिति तो नहीं थी, इमरजेंसी में बेरोजगारी की स्थिति तो नहीं थी, इमरजेंसी में इतने पेपर लीक तो नहीं हुआ करते थे, इमरजेंसी में पुल तो नहीं टूटा करते थे रोज एक के अनुसार, जबलपुर एयरपोर्ट का जो छत है वो तो नहीं गिरा करती थी, दिल्ली एयरपोर्ट की छत तो नहीं गिरा करती थी, राम मंदिर जो बना है, जिसका इतने साल हम लोगों के चंदे से आपने उसको बनवा दिया, उसके अंदर तो छत लीक नहीं किया करती थी, उसके अंदर तो पानी नहीं भरा रहता था।
तो जो देश की मुख्य समस्याएं हैं वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो अग्निवीर है, वो बच्चों की समस्याएं हैं, उनका एक जीवन में उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है। उनको बात करने के बजाय ये एक अधिनायकवाद सेंगोल के माध्यम से, एक राजदंड के माध्यम से पुराने राजा महाराजाओं के जमाने का शासन अब संसद के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। तो आर.के. चौधरी साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के हैं, और बाकी भी अपोजिशन वालों ने कहा है कि जो सेंगोल स्थापित किया गया है सभापति की कुर्सी के पीछे, इसे हटाया जाए, वहां संविधान की प्रति लगाई जाए। बल्कि मैं तो ये उदाहरण देता हूं, एक सुझाव देता हूं कि देश के हर व्यक्ति को एक संविधान की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, उनको संविधान को समझना चाहिए, और उन्हें यह भी समझना चाहिए कि संविधान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी अगर ये सत्ता पक्ष करेगा और राजदंड के माध्यम से वही पुराना महाराजा, राजा और शहंशाहों के जमाने पे देश को ले जाने का प्रयास करेगा, तो इसकी पुरजोर विरोध होगा। हम देश के लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे। ये बात संसद के अंदर भी बता दी गई है, और संसद के बाहर भी जिस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं और जिस प्रकार से उनको पीटा जा रहा है और लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये अधिनायकवाद और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई है। ये सेंगोल बनाम संविधान की लड़ाई है, और हमें देखना है कि देश का लोकतंत्र जीते, देश का संविधान जीते, और ये सेंगोल और ये अधिनायकवाद को हम हराएं। ये देश की जनता से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।